ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन अवर एनवायरनमेंट के अंडर ओजोन डिप्लीशन जिसको कहते हैं, एंड देन वेस्ट मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे। ओजोन एक, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ओजोन क्या चीज़ है। ओजोन एक गैस है जिसको फॉर्मूला जिसका है O3 मीन्स ये ऑक्सीजन ही जोन है जिसका फॉर्मूला है O3। अब ये O2 जो होती है वो तो वो गैस है जो जिसको हम अंदर लेते सांस लेते हैं और वो हमारे खाने को बर्न करने में मदद करती है। लेकिन O3 एक डेडली पॉइजनस गैस है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गैस है और ये हमारे एटमॉस्फेयर के काफ़ी ऊपर जाके जो है पाई जाती है। अब ये गैस बनती कैसे है? क्योंकि ये O3 गैस है, इसमें सिर्फ इसका मतलब है तो ये बनी हुई ऑक्सीजन की है, लेकिन ऑक्सीजन के 3 एटम्स जब आपस में जुड़ जाएं तो हम कहते हैं कि O3 जो है वो गैस बन चुकी है। उसके लिए प्रोसेस किस तरीके से चलता है? सबसे पहले ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सर फोटोलाइज्ड यील्ड्स टू ऑक्सीजन एटम। सबसे पहले जब सन इस ओजोन की जोन में हम पहुंचते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर सनलाइट से आने वाली लाइट जो है वो हीट भी आती है, अल्ट्रावायलेट रेज भी आती है और इंफ्रारेड विजिबल लाइट भी आती है। वो इस O2 के ऊपर जब वो लाइट सन की पड़ती है तो ये O2 ब्रेक हो जाता है O में, मीन्स O+O बना देता है। O2 सिंगल O+O बनाता है। फिर क्या होता है, ओजोन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग इंटरकन्वर्टेड एज सोलर UV ब्रेक्स ओजोन एंड ऑक्सीजन एटम्स गेट टू अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। उस समय क्या होता है, फिर जो O3 है, जो O2 है, उसके साथ ये जो O बना था ये जुड़ जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है O3। O3 से O2 बनना और O3 से और O से O3 बनना, ये प्रोसेस वहाँ पे लगातार चलता रहता है। ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। ये देखिए O था, O2 से जुड़ा O3 बन गया और फिर से हमारे पास O बन गया। तो मतलब ये प्रोसेस कैसा है, इंटरकन्वर्टिबल है। This interconversion process converts UV radiation to thermal energy within the stratosphere। तो इस प्रोसेस की वजह से जो सन से आने वाली UV अल्ट्रावायलेट रेस हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही हैं, हीट में कन्वर्ट हो रही हैं। एंड क्या होता है, ओजोन इज लास्ट बाई रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ओजोन बन भी रही है और ख़त्म भी हो रही है, बनती भी जा रही है और ख़त्म भी होती जा रही है, मतलब स्टेबल रह रही है। लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से एक कुछ गैसेस हैं, जैसे क्लोरीन गैस है, जब वहाँ पे पहुँचती है तो वो एक क्लोरीन का एटम जो है वो 10,000 एटम्स ऑफ ओजोन को खा जाता है। ये माना गया है कि ओजोन एक क्लोरीन 10,000 को खा जाती है। और आपने ओजोन होल के बारे में सुना होगा। होल कोई छोटा सा सुराग नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एरिया में बहुत बड़ा सुराग है और ये विकास ऑफ दिस क्लोरीन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हुआ है। अभी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती क्या है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या है? ये हमारी विजिबल लाइट है जिसको हम वायर कहते हैं। वाइट लाइट है, सन से आने वाली लाइट 3 टाइप्स की है। इंफ्रारेड जिसकी वजह से हीट होती है, विजिबल जिसकी वजह से लाइट आती है। तो अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट इसका नाम इसलिए क्योंकि ये वायलेट से आगे है। दिस इज द वायलेट कलर, और वायलेट से आगे होगी तो हम उसको अल्ट्रावायलेट कहेंगे, और वायलेट के इस साइड होगी तो इंफ्रा वायलेट भी कह सकते हैं। जैसे हम उसको इंफ्रारेड कह रहे हैं, ये रेड के राइट साइड पे तो उसको इंफ्रारेड कह रहे हैं। वायलेट के जो है लेफ्ट साइड पे है, वायलेट से दूर है तो हम उसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। ये इसकी वेवलेंथ बताई हुई है। यहाँ पे देखिए इस लाइट की वेवलेंथ 700 है, यहाँ पे वेवलेंथ जो है कम होती जा रही है। तो अल्ट्रावायलेट रेस की जो वेवलेंथ है वो कम होती है विजिबल लाइट से, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। ये बहुत ही खतरनाक लाइट होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या क्या काज कर सकती है? ये हमें सनबर्न, जैसे हम कहते हैं शरीर जल जाता है, उसकी तरह कर सकती है। स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां, आई कैटरेक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद, स्किन एजिंग हो जाती है, जो मतलब समय से पहले ही हम बूढ़े दिखना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये आपको स्कीमेटिक तरीके से बताया गया है किस तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इस पर एक्ट करता है। ये O3 है। सोलर एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब ऊपर पहुंच जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में
तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रेक होता है CfCl2 और क्लोरीन एटम में। CfCl2 और क्लोरीन एटम में, ये क्लोरीन एटम ओजोन के साथ रिएक्ट करती है। ओजोन के साथ रिएक्ट करने पे ये क्या बना रही, क्लोरीन मोनो ऑक्साइड बना रही। इसने ऑक्सीजन खा लिया ना, अब क्लोरीन मोनोऑक्साइड एक ऑक्सीजन ये अपने पास ले गई। अब पीछे क्या बच गया, आपके सामने एक क्लोरीन और बच गई। चेन रिएक्शन है, ये जो क्लोरीन एटम था इसने एक ऑक्सीजन ले लिया, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन गई। ये दूसरा क्लोरीन एटम है, ये एक और ऑक्सीजन लेगा। तो इस तरीके से चेन रिएक्शन चलती रहती है और ओजोन से हमारे पास O2 बन जाता है, जिसको हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन हो रही है। और O3 ही है एक ऐसा जो कवर है हमारा, जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को कन्वर्ट कर देता है थर्मल एनर्जी में। अगर ये O3 नहीं होगी तो ऐसा हो पाना मुश्किल होगा। O2 ऐसा काम नहीं कर पाती है, O3 ही ऐसा काम जो है वो करती है। तो इसका मतलब हमें O3 को बचाना है, और O3 को बचाने के लिए यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब क्लोरीन गैसेज, जो क्लोरीन वाली गैसेज हैं वो हमें कम करनी पड़ेंगी। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर हमारे रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में यूज़ होते हैं। साथ में जो हम डिओड्रेंट और वो जो स्प्रे सी लगाते हैं एरोसोल्स वगैरह, उसमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। तो हमें इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए अगर हमें अपने अर्थ को सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों से बचाना है। अभी पिछले दिनों आपने सुना भी होगा बच्चों की, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे इलाकों में बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी गाड़ियां बंद हो गई हैं। तो उसका बहुत एक फ़ायदा ये हुआ है कि जो ओजोन डिप्लीशन हुई थी, वो ओजोन होल जो है वो भरना शुरू हो गया है। वो जो ख़त्म हो गया था ओजोन, जो बहुत बड़ा एक जिसको हम कहते हैं सुराख हो गया था हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन लेयर में, वो धीरे धीरे हील आउट हो रहा है, वो जो भरा जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये 1 महीने में, अगर ये 2 महीने में इतना भर जा सकता है, तो अगर हम इसका इस्तेमाल कम कर दें तो किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब सेकंड जो टॉपिक हमारा आता है वेस्ट मैनेजमेंट का है, कि हमने वेस्ट तो पढ़ा था कि हर वो चीज़ जो हमारे किसी काम की ना हो उसको हम वेस्ट कहते हैं। वेस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गार्बेज की। गार्बेज घर से निकलने वाले कूड़े करकट को कहते हैं। अब उससे हम किस तरीके से जो है मैनेज करेंगे, उसके लिए जो हम घर से कूड़ा करकट बाहर फेंकते हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा बेकार होगा। वो बेकार तब हो जाता है जब हम उसको मिक्स करके फेंकते हैं। तो सबसे पहले वेस्ट को मैनेज करने के सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट होना चाहिए। वेस्ट को छांट के रखना चाहिए। वेस्ट को छांट के रखने में ये आपके सामने 4 किस्म की डस्टबिन बताई हैं। पहली डस्टबिन वो है जिसमें हम पेपर या ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हैं। दूसरी डस्टबिन वो ऐसी है जिसको हम ग्लास डाल रहे हैं। तीसरी में प्लास्टिक की आइटम्स डालते हैं, और चौथी में हम मेटल की आइटम्स डालते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सेग्रीगेट करें तो वो गार्बेज नहीं बन पाएगा, वो हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगा। मेटल रिसाइकल हो सकता है, प्लास्टिक रिसाइकल हो सकती है, ग्लास भी, ये जो बॉटल्स हैं ये रिसाइकल हो सकते हैं, और पेपर ऑर्गेनिक है ये भी रिसाइकल हो जाता है। जब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके डालेंगे, हम इसमें इस कागज़ में हम अपने घर का जो है सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, ये शीशे की बोतल और प्लास्टिक की बोतल और ये मेटल के टुकड़े डाल देंगे, तब जाके वो जो है एक गंध का रूप ले लेता है। वो गंदगी को फिर बाद में सेग्रीगेट करना मुश्किल हो जाता है। उससे अच्छा तो ये है कि पहले ही उसको सेग्रीगेट करके रख दिया जाए, ताकि रिसाइकलिंग में उसकी जो हमें आसानी हो जाए। बहुत बड़े बड़े शहरों में और म्यूनसिपैलिटीज़ में तो घर घर में ये जो 4 या 3 किस्म के डस्टबिन जो हैं बांटे जा चुके हैं। अलग अलग कलर का अपना अपना जो है वो बताया गया है कि ब्लू कलर में कौन सा वाला रखना है, रेड कलर में कौन सा, ग्रीन में कौन सा, येलो में कौन सा वाला वेस्ट रखना है, जिससे गार्बेज जो है वो नहीं फैलता है। कि सारा का सारा वेस्ट, ऐसा तो नहीं है कि सबका सब वेस्ट जो है खराब होगा, किसी न किसी को हम दोबारा से रिसाइकल करते हैं। मेटल तो आराम से बिक जाते हैं, रद्दी भी आपकी आराम से बिक जाती है, शीशा भी आपका, बॉटल भी बिक जाती है, और प्लास्टिक भी बिक जाती है। बिकता क्या नहीं है, सब्जियों और फलों के छिलके। उनको हम क्या कर सकते हैं, उसका हम ऑर्गेनिक जो है मैन्योर एक बना सकते हैं, कंपोस्ट हम बना सकते हैं। अगर हम उसको क्या करें, हमारे घर में जो फल सब्जियां होती हैं, अगर हम एक गहरा सा ज़मीन में एक पिट खोद लें,
ज़्यादा गहरा भी ना हो, 1.5 फुट 2 फुट तक हो, और उस पिट में हम अपने घर के सब्जियों के छिलके वगैरह उसमें डाल दें। और जब वो तकरीबन भर जाए तो हम उसके ऊपर हमें क्या करना है, 1 फीट या 2 फीट उसके ऊपर मिट्टी को हमें डाल देना है। मिट्टी डालने से क्या होगा, जो ह्यूमिडिटी तो बनी रहेगी, ह्यूमस भी ऐड हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर भी मिट्टी में ऐड हो जाएगा, तो इसका हमें बहुत ज़मीन को भी फ़ायदा होगा और आपकी फसलें भी जो है अच्छी होंगी। ओके।